नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप सिंह और आप देख रहे हैं इतिहास गंगा। इतिहास गंगा के आज के इस अंक में हम बात करेंगे उस क्रांतिकारी की, बात करेंगे उस मास्टर की जो अपने युद्ध कौशल के साथ प्रशिक्षण कौशल में भी बहुत तेज था। इतना तेज था कि उसने अपनी ही एक छोटी सी आर्मी बना ली थी और रणनीतिक तौर पे इतना मजबूत था कि जब अंग्रेज़ों को उसको फांसी देना था उसके पहले उसे बेहोश कर दिया गया। जी हाँ, हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे बंगाली शेर की जिसने अंग्रेज़ों की नाक में दम कर दिया था। प्रारंभ करते हैं मित्रों। समय है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांतिकारिता के द्वितीय चरण की। एक तरफ पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार के क्रांतिकारी आपस में मिलके HRA फिर HSRA का गठन कर रहे थे। काकोरी कांड, सैंडर्स हत्या, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम धमाके जैसी घटनाएं हो रही थीं। वहीं पूरब में बंगाल में क्या हो रहा था, बंगाल में भी सक्रियता बढ़ रही थी। युगांतर और अनुशीलन समिति जैसी समितियां दोबारा सक्रिय हो रही थीं। लेकिन 1925 में वहां के बड़े नेता CR दास की मृत्यु के बाद कुछ शिथिलता आई। लेकिन क्या हुआ कि जो राजनीतिक परिसर था, वहाँ जो कुछ क्रांतिकारिता की अलग जगाने वाले लोग थे या राजनीति करने वाले लोग थे, वो दो धड़ों में बट गए। जो युगांतर के लोग थे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ आ गए और जो अनुशीलन समिति के लोग थे वो JM सेनगुप्ता के साथ आ गए। इस प्रकार का ये बंटवारा हो गया। लेकिन उसी समय क्या होता है, गोपीनाथ साहा नाम के बंगाल के क्रांतिकारी थे। उन्होंने पुलिस कमिश्नर टेगार्ट की गोली मारकर हत्या करने की प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हुए और दुर्भाग्यवश उसमें एक अंग्रेज अधिकारी डे की हत्या हो गई। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि गोपीनाथ साहा को पकड़ के फांसी दे दी गई और कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि गोपीनाथ साहा इस बात से क्षुब्ध थे कि अंग्रेज अधिकारी डे की हत्या हो गई है, जबकि वो टेगार्ट को मारना चाह रहे थे। तो इस दुख से संतप्त होकर वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये दो कहानियाँ यहाँ पे प्रचलित हैं। उसके बाद बात आते हैं आज के मुख्य विषय पे। लेकिन तत्कालीन समय में बंगाल में अगर सबसे चर्चित कोई गुट था, सबसे चर्चित कोई नाम था, तो वो थे सूर्यसेन, मास्टर दा। उनको मास्टर इसलिए कहते थे क्योंकि वो एक शिक्षक भी थे। अध्ययन अध्यापन का कार्य पूरा होने के बाद वो शिक्षक बनते हैं। गणित के शिक्षक होते हैं, इसलिए उनकी रणनीति भी बड़ी ही कैलकुलेटिव होती है। गणित के शिक्षक हैं, लेकिन जब गांधी जी संपूर्ण देश में असहयोग आंदोलन का आह्वान करते हैं तो वो उसमें कूद पड़ते हैं। पूरी तरह से असहयोग आंदोलन को सफल बनाने का प्रयास करते हैं, जेल भी जाते हैं। और जब लगभग 1928 में जेल से छूट के आते हैं तो फिर वो उनकी जो राजनीतिक धारा है, जो उनका राजनीतिक दर्शन है, उसमें थोड़ा सा बदलाव आता है। उनको लगता है कि कांग्रेस जिस ढर्रे पे चल रही है या गांधी जी जिस अहिंसकता की बात कर रहे हैं, उससे देश तो आज़ाद होने वाला नहीं है। तो अब हमको ज़रूरत है एक सशस्त्र और एक सशक्त आंदोलन की, विद्रोह की। इसके लिए वो अपनी एक छोटी सी आर्मी बनाना प्रारंभ करते हैं। इस आर्मी का वो नाम रखते हैं IRA, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। मित्रों, इस आर्मी में सारे संप्रदाय के लोग होते हैं और इस संपूर्ण ग्रुप की, इस संपूर्ण दल की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें महिलाएं भी बहुतायत हैं और पूरा योगदान देती हैं। और अधिकतर लोग तो वो हैं जो मास्टर दा के शिष्य हैं। एक बड़ा आंदोलन बनता है, एक बड़ी सेना बनती है, लगभग 500 या उससे भी अधिक के सदस्य उसमें होते हैं। प्रमुख नाम है अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, गोपीनाथ बाउल, गणेश घोष और कुछ महिलाएं भी हैं। जैसे कि मैंने बताया कि महिलाएं बहुतायत हैं, जिसमें सबसे प्रमुख नाम है प्रीतिलता वाड्यार, कल्पना दत्ता, बीना दास, सुनीति चौधरी, शांति घोष, ये सारे नाम हैं। और मुस्लिम संप्रदाय के लोग भी हैं। इसमें प्रमुख नाम है सत्तार, इसमें प्रमुख नाम है तुनु मियाँ, इसमें बहुत अच्छा नाम है मीर अहमद, फ़कीर अहमद। ये सारे लोग हैं और इन सब से मिल के लगभग 64-65 प्रमुख लोग रहते हैं और संपूर्ण संख्या जो होती है वो लगभग 500 के आसपास रहती है। अब वो समय आता है, जब वो समय आ गया है जब मास्टर दा को अपना मुख्य प्ले पे करना है। जी हाँ, 18 अप्रैल 1930 एक बहुत ही वृहद योजना बनती है। योजना क्या है? योजना ये है कि जो सरकारी शस्त्रागार हैं उनको लूटा जाएगा। उनसे जो आयुध प्राप्त होंगे, हथियार प्राप्त होंगे, उनसे एक बड़ी
क्रांति लाई जाएगी। 18 अप्रैल 1930 एक योजना बनाई जाती है, जिस योजना के अंतर्गत चटगांव, बहरीसाल और मैमन सिंह तीनों क्षेत्रों के शस्त्रागारों को एक ही दिन एक ही समय पे लूटा जाना है। योजना बन जाती है, प्रारंभ होती है, लूट लिया जाता है एकदम दबे पांव। जो भी वहाँ पे छोटे थोड़े बहुत सरकारी कर्मचारी या सेनाएं रहती हैं उनसे मुठभेड़ होती है, उनको मारा जाता है, अधिकार कर लिया जाता है। और केवल अधिकार ही नहीं किया जाता, एक अनंतिम सरकार की घोषणा भी की जाती है, जिस सरकार के राष्ट्रपति बनते हैं मास्टरदास सूर्यसेन। तिरंगे को उनको अपना ध्वज मानते हैं, वंदे मातरम गाया जाता है, इनकलाब जिंदाबाद गाया जाता है। और उसके बाद जितने भी कम्युनिकेशंस मीडियम थे, चाहे वो तार हो या फिर टेलीफोन्स की कुछ लाइनें बिछ गई थी तब तक, उनको रेलवे पटरियाँ ये सब उखाड़ के उस क्षेत्र को जो मुख्य धारा का क्षेत्र था उससे पृथक कर दिया जाता है। लेकिन ये बहुत लंबे समय तक चल नहीं पाता है। अंग्रेज फिर उस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, फिर अंग्रेज़ों के साथ सूर्यसेन की जो आर्मी रहती है उसकी मुठभेड़ होती है और मुठभेड़ में बहुत सारे लोग पकड़े जाते हैं। मास्टरदा तो भाग जाते हैं, बरी रहते हैं, इधर उधर रहकर छद्म वेशों में कभी नाई बनते हैं, कभी पंडित बनते हैं, कभी मौलवी बनते हैं, कभी शिक्षक बनते हैं। और इस प्रकार दबे पांव अंडरग्राउंड रह के वो जो भी लोग बाहर थे उनको निर्देश देते हैं और क्रांति धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है। 1933 में वो पकड़े जाते हैं और 1934 में फिर उनको फांसी दी जाती है। मित्रों, क्या है कि मैंने पहले ही ये बताया था कि बहुत सारी महिलाएं इसमें ऐसी हैं जो उन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं। उसी समय क्या था कि पहाड़तली पे, चटगांव में पहाड़तली में एक रेलवे इंस्टीट्यूट था। उस रेलवे इंस्टीट्यूट में एक हाउस था, एक क्लब था, और उस क्लब में एक बोर्ड लगा हुआ था, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। मित्रों, आज जब मैं इस बात को अपने मुख से बोल रहा हूँ और जब आप इसको अपने मुख से, अपने कानों से सुन रहे होंगे, कितनी उद्वेलना है, सुनने में और बोलने में कितना खराब लग रहा है। और तत्कालीन समय के हमारे जो भारतीय भाई बहन रहे होंगे उनको तो रोज इससे गुजरना रहा होगा, समझिए कितना आक्रोश होगा अंदर। उसी समय प्रीति लता वाड्यार अपना भेष बदलती हैं, एक सिख नौजवान का गेटअप लेती हैं, अपने कुछ साथियों को लेती हैं, शाम के दौरान वहाँ पहुँचती हैं और बाहर से ही ताबड़तोड़ गोलियाँ चलती हैं। अंदर कुछ अंग्रेज अधिकारी बियर का आनंद ले रहे होते हैं, सब एकदम तहस नहस होते हैं। फिर अंदर से भी गोलियाँ चलती हैं, लड़ाई आगे बढ़ती है और कुछ देर बाद प्रीति लता वाड्यार को लगता है कि अब ज़्यादा लड़ा नहीं जा सकता है, तो जो उनके पास एक साइनाइड की गोली रहती है जिसे वो खा के अपने इस पार्थिव शरीर को समाप्त कर देती हैं। तो प्रीति लता वाड्यार का नाम उन शूरवीरों में गिना जाता है जिन्होंने बाली उम्र में, कम आयु वय में बड़े काम करके दिखाए। इसी प्रकार 1931 में क्या होता है कि शांति घोष और सुनीति चौधरी एक कार्यक्रम में डीएम को गोली मार के हत्या कर देती है। क्या होता है, बीना दास 1932 में एक दीक्षांत समारोह हो रहा होता है, वहाँ के मुख्य अतिथि होते हैं गवर्नर, उन पर गोली चला देती हैं। दुर्भाग्यवश वो समाप्त नहीं होते हैं। तो इस प्रकार ये घटनाएं हैं जो आईआरए के द्वारा संचालित करते हैं। अब हम आते हैं मास्टरदा के उस अंतिम समय में। मास्टरदा गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। मास्टरदा को इतना प्रताड़ित किया जाता है, इतना प्रताड़ित किया जाता है, उनको लगता है कि इसके अंदर बहुत बड़ी रणनीति छुपी हुई है, उसको बाहर निकाल लिया जाए और जो लोग बाहर हैं उनको ध्वस्त कर दिया जाए। अंग्रेजों को ऐसा लगता है। प्रताड़ना का ये आलम है कि उनके जितने भी जॉइंट्स हैं उनके बॉडी के, उनको हथौड़ों से तोड़ा जाता है। उनके जो नेल्स हैं हाथ के और पैरों के, उनको पकड़ पकड़ के एक एक करके निकाला जाता है। मास्टरदा के दांतों को एक एक करके तोड़ा जाता है हथौड़े से। उसके शरीर के मांस को प्लास से नोचा जाता है। मास्टरदा ने अपने अंतिम, जब भी उनका अंतिम समय था उसके कुछ समय पहले एक पत्र लिखा था। उस पत्र को अपने एक मित्र के माध्यम से बाहर भिजवाया था, जिसमें लिखा हुआ था कि मेरा यह अंतिम समय है, लेकिन ये समय बहुत ही सुखद है। मैं अपने शरीर को और अपने संपूर्ण प्रयासों को माँ भारती के चरणों में समर्पित कर रहा हूँ, लेकिन 18 अप्रैल 1930 का दिनांक कभी भूला नहीं जाना चाहिए। चटगांव के लोगों द्वारा किए गए प्रयासों को कभी भूला नहीं जाना चाहिए। अगर मुझे दोबारा मानव जन्म मिलता है तो मैं अपने प्रयासों को
और बल के साथ और मन के साथ आगे बढ़ाऊंगा। ये वो पत्र की अंतिम पंक्तियां थीं। इनसे जुड़िए और महसूस करिए कि एक क्रांतिकारी, एक रणनीतिकार, एक प्रशिक्षक अपना सब कुछ सार सर्वस्व निछावर करने के बाद भी इस बात से खुशी है कि उसका जो अंतिम समय है वो उसके उद्देश्य के साथ जुड़ा हुआ है। एक बार इसी प्रकार सूर्यसेन साहब यातना झेल रहे थे। यातना झेलते झेलते वो बेहोश हो गए। कई बार बेहोश हो जाते थे क्योंकि इतना प्रताड़ित किया जाता था। जब वो बेहोश हो गए तो अंग्रेज़ों को लगा कि यही सही समय है, इसको फांसी दे दी जाए। अगर यह पूर्ण होश में रहेगा तो हो सकता है कि हम इसे फांसी दें और ये कुछ कर गुजरे। तो मेरे जान पहचान में या मैंने अभी तक जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा है उसमें पहला ये ऐसा दर्दनाक वाक़या और ये पहला ऐसा वाक़या है जब एक बेहोश व्यक्ति को फांसी दी जाती है। और हद तो तब हो जाती है जब उनका पार्थिव शरीर उनके पारिवारिक जनों को सौंपा भी नहीं जाता है। अत्यंत मार्मिक है, हृदय विदारक है। लेकिन कई सारे वीरों ने ऐसी ही अपनी प्राणों की आहुति दी है, तब जाकर हम आज आज़ाद हैं। और अपने अंतिम शब्दों के साथ मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। और बंगाल के क्रांतिकारिता के द्वितीय चरण में अगर कुछ भी शंका रह जाती है तो आप पूछिए, कमेंट बॉक्स में आके पूछिए। किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं रहनी चाहिए। महत्वपूर्ण अंक है, कई बार देखिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, याद हो जाएगा। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।